मीर साईं, बड़ी अहम खबर लेकर आया हूँ, अगर इजाजत दे तो अर्ज करूँ। साजिद ने फूली सांसों के दरमियान जुमला मुकम्मल किया। मीर सजावल ब्लैक सूट में मलबूस नफासत से बाल बनाए डार्क ग्लासेस के साथ उस खूबसूरत मौसम का ही हिस्सा लग रहा था। उसने काल में खड़े अपने अजीज जान घोड़े की पुश्त पर हाथ फेरते हुए बेसाख्ता नजर उठाकर उसे देखा। इस वक्त साजिद की मुदाखलत उसे सख्त नागवार गुजरी थी। पेशानी पर ढेरों बल पड़ गए, मगर अहम खबर के जिक्र ने थोड़ा तजस्सुस पैदा किया तो साजिद की खैर हो गई। कहो, मीर ने मुख्तसर कहा। खबर मिली है मौज़म शाह 1 हफ्ते बाद बैरून मुल्क जा रहा है। उसकी फ्लाइट सुबह 6 बजे की है, जिसके लिए वो रात 12 बजे शहर के लिए रवाना होगा। साजिद ने कहते हुए दाद तलब नजरों से उसकी तरफ देखा। आखिर वो मीर सजावल के मतलब की खबर लाया था। मीर सजावल घोड़े की गर्दन और सर सहलाते हुए बज़ाहिर बेनियाज सा बना वो बगौर साजिद को सुन रहा था। यकदम चौंक कर साजिद की तरफ देखा। खबर पक्की है? उसने इस्तफसार किया। बिल्कुल साईं, 100% पक्की है। गलत निकली तो जो चोर की सजा वो मेरी, साजिद ने पूरे वसूख से कहा। उसके पूरे एतमाद अंदाज पर मीर सजावल ने यकीन करते हुए हंकारा भरा। हाँ, खबर तो वाकई अहम है। मीर के चेहरे पर दिलकश मगर खतरनाक सी मुस्कुराहट फैल गई। साजिद, तुम जबरदस्त बंदोबस्त करने की तैयारी करो। इससे अच्छा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि मौज़म शाह रात में शहर तक का सफर बहुत कम करता है। उस पर अटैक करने का यही सही वक्त रहेगा। और हाँ, जब वो गांव की हदूद से बिल्कुल बाहर निकल जाए, हमला उस पर उसी वक्त करना है, ताकि उसे दूर दूर तक मदद न मिल सके। वो बिला ताखीर प्लान तरतीब दे रहा था। मैं अब उसे थोड़ी सी भी मोहलत नहीं देना चाहता। अपने बंदों को ये सब बातें अच्छी तरह समझा देना। अगर तुम्हारी तरफ से इस काम में जरा सी भी लापरवाही हुई और वो जिंदा बच गया तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। मीर सजावल ने उंगली उठाकर उसे तंबीह की। साजिद, जो बगौर उसे सुन रहा था, आखिरी बात पर हड़बड़ाकर मीर की तरफ देखा और सर हिलाने लगा। ये मौका मेरे हाथ से जाना नहीं चाहिए। और देखो, इस काम के लिए गांव से बाहर के बंदों का इंतजाम करो, जो माहिर एक्सपर्ट हों, जिनका निशाना कभी न चूका हो, जिन्हें अपने काम में महारत हासिल हो, किसी भी किस्म की सिचुएशन हैंडल कर सकें। मौज़म शाह के गार्ड्स का भरपूर मुकाबला करें। यह भी पता लगाने की कोशिश करो कि वो किस सिलसिले में जा रहा है, अकेला है या कोई और भी उसके साथ जाएगा। मीर गंभीरता से हिदायत दे रहा था, जो साजिद पूरे इन्हमाक से जहन नशीन कर रहा था। साईं, मैं देखता हूँ, ये तो आराम से पता चल जाएगा वो क्यों जा रहा है, और आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। ऐसे ही कुछ बंदे हैं मेरी नज़र में जो आपको जरूर खुश करेंगे। मैं कल ही उनको गांव बुलवाकर आपकी मुलाकात करवा देता हूँ। साजिद ने उसे मुतमईन करने की भरपूर कोशिश की। मीर सजावल ने हाथ के इशारे से उसे खामोश करवा दिया। सुबह जो काम तुम्हें दिया था उसका क्या बना? मीर सजावल अब अपने घोड़े को राइडिंग के लिए कोल से बाहर निकाल रहा था। जी साईं, आपका पैगाम बीबी तक पहुंचा दिया है। साजिद के मुंह से जरताज का नाम निकलते निकलते रह गया था, जिस पर वो दिल ही दिल में शुक्र मनाने लगा, वरना मीर ने उसकी जुबान खींच लेनी थी। एक बार पहले भी वो इसी गलती पर मीर के हाथों बुरी तरह पिट चुका था। मीर ने हंकारा भरा, फिर एक ही जिस्म में घोड़े पर सवार हो गया। आंखों पर डार्क ग्लासेस चढ़ाए, घनी मूंछों और कदरे बड़ी हुई शेव में वो किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। जरताज से मिलने का वक्त उसने शाम 4 बजे तय किया था और अभी दिन के 12 बजे थे। बाकी 4 घंटे का तवील इंतजार उसे इंतहाई सब्र आजमा लग रहा था, मगर आज के सुहाने मौसम में उसके दिल ने शाम में ही मुलाकात की ख्वाहिश की थी, इसलिए बड़ी बेसब्री से वो वक्त गुजारने की कोशिश कर रहा था, वरना वो सुबह सवेरे ही जरताज की दीद से सैराब हो जाता। लेकिन आज वो जरताज के साथ भरपूर तरीके से मौसम एंजॉय करना चाहता था, यूं मजबूरन खुद पर जबर किए हुए था। मौज़म शाह पिछले 15 मिनट से वॉशरूम में बंद शावर ले रहा था। अरूज उसके बेदार होने से पहले ही फ्रेश होकर बैठ गई थी। पूरी रात उसके लिए परेशान होने के बावजूद शाह ने उठने के बाद उसे माजरत करना तो दूर, एक निगाह गलत भी उसके चेहरे पर नहीं डाली थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर उसने चेहरे पर उभर आने वाले जख्मों पर उंगलियां फेरी तो बेख्तियार उसे रोना आ गया। आंसुओं का गोला उसके हल्क में अटकने लगा। इस चेहरे के साथ में खाला जान का सामना कैसे करूंगी? उन्हें कितना दुख होगा, मगर एक ही घर में रहते हुए छुपाया भी तो नहीं जा सकता। उसने बेबसी से सोचा, या अल्लाह,
आपने मुझे किस कश्मकश में डाल दिया है। मैं इस काबिल नहीं हूं कि आजमाई जाऊं। मुझे नाकर्दा गुनाह की सजा मिल रही है। प्लीज शाह के दिल में मेरे लिए रहम पैदा कर दें। उसने रोते हुए दुआ मांगी और आंसू साफ करते हुए दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकल आई। शाह के लिए कपड़े वो पहले ही निकाल चुकी थी और नाश्ते के मुतालिक शाह ने कोई फरमान जारी किया नहीं था, जिसका मतलब था कि वो नाश्ता सबके साथ डाइनिंग रूम में ही करेगा। अरूज सर पर दुपट्टा जमाए सुस्त कदमों से चलते हुए डाइनिंग रूम में दाखिल हुई और धीमे से लहजे में सलाम करके एक चेयर घसीट कर बैठ गई। मखतूम शाह, ज़ैनब और रुखसाना बेगम ने बैक वक्त सलाम का जवाब दिया, जो पहले से वहां मौजूद थे। रुखसाना बेगम ने वालेहाना उसकी तरफ देखा, मगर उसका सता हुआ चेहरा और गालों पर ताज़ा तरीन उंगलियों के निशानात देखकर हकदक रह गईं। उनका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। चंद लम्हे वो हैरत और सदमे से कुछ बोल ही नहीं सकी। मखतूम शाह की आंखों में भी तासुफ की लहरें उभरी थीं। उसे माज़म शाह पर सख्त गुस्सा आ रहा था। ज़ैनब अरूज के बराबर वाली चेयर पर बैठी थी। नरमी से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। अरूज, ये सब कैसे हुआ? क्यों मारा है इसने तुम्हें? किस बात पर लड़ाई हुई है तुम दोनों की? रुखसाना बेगम के लहजे में गुस्सा नुमाया था, मगर आवाज निहायत कमजोर थी। खाला जान, दरअसल मैं वॉशरूम में गिर गई थी, जिसकी वजह से चोट लग गई। उन्होंने कुछ नहीं किया है, हमारी कोई लड़ाई भी नहीं हुई। अरूज ने ठहर ठहर कर दानिस्ता झूठी बात बनाई, क्योंकि अगर वो सच बोलती तो लड़ाई की वजह भी बतानी पड़ती। अरूज बेटा, मुझसे झूठ मत बोलो। मैं जानती हूँ ये सब किसने किया है। मेरे होते हुए तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो इस तरह मेरी मौजूदगी में तुम पर जुल्म नहीं कर सकता। बताओ, क्यों मारा है इसने तुम्हें? उन्होंने नरमी और प्यार से उसकी हिम्मत बांधनी चाहिए। अम्मा, आपको इससे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। अब वो आपकी भांजी नहीं, मेरी बीवी है, और मैं अपनी बीवी के साथ जो मर्जी करूं। मुझे टोकने का हक किसी को नहीं है। अरूज तजब्जुब का शिकार थी जब मौज़म शाह ने डाइनिंग रूम में कदम रखा और गंभीर लहजे में संजीदगी से कहते हुए अरूज के ऐन सामने वाली चेयर घसीट कर बैठ गया। पूरा हक है मेरा कि मैं अरूज पर की गई तुम्हारी ज्यादतियों का जवाब तलब करूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर हाथ उठाने की? ऐसा क्या कर दिया था इसने जो तुमने इसे वहशियों की तरह पीटा है? रुखसाना गजबनाक लहजे में पूछ रही थी। पहली बात तो यह है कि ये मेरा और मेरी बीवी का पर्सनल मैटर है। मैं किसी को भी इंटरफेरेंस की इजाजत नहीं दूंगा। दूसरी बात, कुछ तो ऐसा किया होगा इसने जो मुझे मुश्तल कर दिया गया। इसने आस्तगी से कहते हुए नजरें अरूज के चेहरे पर गाड़ दी। अरूज ने सटपटा कर नजरें झुका ली। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? शाह, तुम क्या समझते हो? तुम मेरी बच्ची पर यूं जुल्म करोगे और मैं चुप रहूंगी? सड़क से उठाकर नहीं लाए हो तुम इसे। भांजी है वो मेरी। आइंदा अगर तुमने इस पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 1 मिनट, अरूज को तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगी, समझे तुम? इसमें तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है। तुम्हारे बाप ने जिंदगी भर बीवी को पांव की जूती समझा है। तुम उनसे मुख्तलिफ सोच कैसे रख सकते हो? बरहमी से कहते हुए उन्होंने मुंह फेर लिया। ये रुखसाना शाह ही थीं जो उस पर गरज बरस रही थीं, वरना वो तो किसी की ऊंची आवाज भी बर्दाश्त नहीं करता था। मगर अब लब भींचे खामोशी से सुन रहा था। माँ बेटे की तकरार में मखतूम शाह और ज़ैनब खामोश तमाशाई बने हुए थे। उठो, तुम कमरे में जाओ। खबरदार, तुमने अगर मेरी इजाजत के बगैर कमरे से कदम भी बाहर निकाला तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। शाह उंगली से अरूज को ऊपर जाने का इशारा करते हुए धाड़ा। रुखसाना बेगम से मिलने वाली जिल्लत की भड़ास उसने अरूज पर निकाल दी। अरूज बदहवास होकर फौरन ही अपनी जगह छोड़कर खड़ी हुई। चेयर पीछे धकेलकर तकरीबन भागते हुए डाइनिंग रूम का दरवाजा अबूर कर गई। शाह, ये क्या हरकत है? उसने अभी नाश्ता भी नहीं किया था। रुखसाना बेगम ने अफसोस से उसे जाते हुए देखा। अम्मा, एक दिन नाश्ता नहीं करेगी तो मर नहीं जाएगी, वो संजीदगी से कहते हुए हाथ में पकड़ा चाय का कप टेबल पर रखकर चेयर धकेल कर खड़ा हो गया। मखतूम शाह ने मुलामत भरी नजर मुअज्जम शाह के बेतासुर चेहरे पर डाली। रुखसाना बेगम ने अपना सर थाम लिया। डाइनिंग रूम से निकलकर वो मर्दाने की तरफ जा रहा था। मुलाजमा पर नजर पड़ी तो उसे आवाज देकर रोक लिया। नसरीन। जी शाह साईं। मुलाजमा पलक झपकते में उस तक पहुंची और सर झुकाकर मौतबाना खड़ी हो गई। नाश्ते की ट्रे तैयार करो और ऊपर मेरे रूम में पहुंचा दो। हरी अप। मुलाजमा को हुक्म देकर उसने मर्दाने में जाने के बजाय लॉन का रुख किया। मुलाजमा सर हिलाकर किचन की तरफ चल पड़ी। मौसम सुबह से ही बेहद खूबसूरत था। पूरा आसमान अब्रे आलूद हो रहा था। हल्की हल्की फवार बरस रही थी।
जो वक्फे से धुआंधार बारिश में बदल जाती। और भला ये कैसे मुमकिन था कि इतने हसीन मौसम में मीर सजावल को जरताज की याद न सताए, दिल उससे मुलाकात के लिए न मचले। हस्बे तवक्को मीर का पैगाम उसे स्कूल में ही मिल चुका था कि शाम 4 बजे शहर जाने वाली सड़क किनारे वो उसका इंतजार करेगा। साथ हुक्म भी था और धमकी भी कि किसी भी तरह जरताज उससे मिलने के लिए पहुंचे, वरना वो खुद आ जाएगा। उसकी ये धमकी कारगर साबित हुई थी और अब जरताज काफी देर से सेहन में बैठी बेचैनी से पहलू पर पहलू बदल रही थी और माँ को मौसम के पकवान बनाते हुए देख रही थी। जरताज, आज आराम नहीं करेगी? आज तो बारिश की वजह से बच्चे भी पढ़ने नहीं आएंगे। उसकी माँ ने उसे इस वक्त बैठे देखा तो टोकना जरूरी समझा, क्योंकि स्कूल से आने के बाद वो पूरी दोपहर सोकर गुजारती थी। पता नहीं क्यों आज मुझे नींद नहीं आ रही, शायद आपके पकौड़ों की खुशबू की वजह है, जरताज ने खनकती हुई आवाज में हंसते हुए माँ से कहा। यकदम ही उसको मीर से मिलने जाने का बहाना मिल गया। अम्मा, ये पकौड़े नाजी के घर ले जाऊं? उसे आपके हाथ के पकौड़े बहुत पसंद हैं। वो अक्सर मुझसे कहती रहती है कि अम्मा जब पकौड़े बनाए तो मुझे जरूर खिलाना। उसने बात बनाई। हैं? उसने कब खाए? उसकी माँ छंबे से बोली। उसने एक बार खाए थे, बरसात में, आपको याद नहीं? बहुत पुरानी बात है। जरताज झट से बोली। अच्छा ठीक है, ले जा, मैं प्लास्टिक की थैली में बांध देती हूँ ताकि भीग न जाएं। वो कहते हुए शापर ढूंढने लगी। जरताज कमरे में भाग गई। जल्दी से आईने में देखकर बाल संवारे आंखों में काजल डालने से ही उसका हुस्न दो आतिशा हो जाता था। उसे खुद को नुमाया करने के लिए किसी भी किस्म के मेकअप या कीमती कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती थी। सादगी में भी जहां जाती छा जाती थी। वो बाहर निकली तो माँ ने उसे शापर थमाया और संभल कर जाने की ताकीद करके अपने काम में मगन हो गईं। जरताज सर हिलाकर माँ को खुदा हाफिज कहती घर से बाहर निकल आई। शापर को चादर के पल्लू में दबाए वो घर से निकलकर चोर नजरों से इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रही थी। बारिश की वजह से गलियां कदरे सुनसान पड़ी थीं। शहर की जाने वाली सड़क का रास्ता उसके घर से काफी दूर था, मगर अच्छा खासा रास्ता वो तेज कदमों से तय कर चुकी थी। सड़क भी दूर से ही दिखाई देने लगी थी जब सामने से आती हुई मौजम शाह की गाड़ी पर उसकी नजर पड़ी और जरताज के बढ़ते कदम वहीं रुक गए। उसका दिल धक से रह गया था।